Hello friend, I'm Asta Gehlot and you all are welcome on my YouTube channel AIM Judiciary। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें हम हर एक एक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स पर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो हमारा एक्ट होगा वो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस क्वेश्चन में इस जो एक्ट है, इस एक्ट में जो पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन वाला टॉपिक हो गया कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट कंसीडर की जाती है फॉर द ऑफरर एंड फॉर द एक्सेप्टर। तो ये पोर्शन होता है जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। तो यही पोर्शन हम यही टॉपिक हम टच करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिनकी पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएं। जैसे कि अभी हरियाणा एडी का एग्जाम हुआ है या फिर अभी जो भी और एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो पोर्शन होता है वो होता है कम्युनिकेशन कंप्लीट कब कंसीडर की जाती है, या जो लेटर के थ्रू होती है या फोन के थ्रू होती है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि ऑफर अगर एक्सेप्टर की इग्नोरेंस में है तो क्या वो क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता। ये सारे टॉपिक हम कवर करते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू करते हैं। तो इसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे बीएसए, उसके बाद हम शुरू करेंगे बीएनएस, उसके बाद हम माइनर एक्ट शुरू करेंगे, सोगा, पार्टनरशिप, टीपीए वगैरह। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है तो आइए हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 इज A offered to sell his car to B for rupees 10 lakh by letter posted on 1st January। A ने अपनी कार को बेचने का ऑफर किया है 10 लाख रुपए के लिए B को। अब B ने रिसीव किया है लेटर, B के पास ये जो ऑफर का लेटर था ये पहुंचा है 4 जनवरी को, ठीक है। और बी अपनी एक्सेप्टेंस को 5 जनवरी को पोस्ट करता है। मतलब ए ने एक लेटर के थ्रू ऑफर किया बी को कि मैं भाई अपनी कार बेचना चाह रहा हूँ 10 लाख रुपए के लिए, और ये 1 जनवरी को पोस्ट करता है। बी को रिसीव होता है 4 जनवरी को और नेक्स्ट डे ही वो अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर देता है, यानी कि 5 जनवरी को। अब आता है बिफोर रिसीविंग बीज एक्सेप्टेंस। बी की एक्सेप्टेंस को रिसीव करने से पहले ही ए का माइंड चेंज हो जाता है। जो अपनी कार बेचने का ऑफर करता है वो कहता है कि भाई मुझे नहीं बेचनी कार। तो वो ए क्या करता है, ए पोस्टेड अ रिवोकेशन लेटर ऑन 6 जनवरी। वो रिवोकेशन का लेटर 6 जनवरी को पोस्ट करता है जो कि नेक्स्ट डे पहुंचता है बी के पास, यानी कि 7 जनवरी को। बीज एक्सेप्टेंस रीज्ड ऑन 8 जनवरी। और बी की जो एक्सेप्टेंस है कि हाँ भाई मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ, ये एक्सेप्टेंस का लेटर कब पहुंचा, 8 जनवरी को। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है हम इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे, केस लॉ बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे, फैक्चुअल डायरेक्ट सेक्शन से या आर्टिकल से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर करेंगे। क्योंकि हर जुडिशरी एग्जाम में एपीओ एडीए जितने भी एग्जाम्स होते हैं लॉ के, उसमें हर तरीके के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। हरियाणा एडीए में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बाकी जैसे कि उत्तराखंड वगैरह हो गया वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सारे क्वेश्चन, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आपने सेक्शन 4 एंड 5 पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बहुत अच्छे से रीड किया है केस लॉ के साथ, तो आप ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व कर दोगे। तो अब हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो कहता है नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज रिवोकेशन रीज बिफोर एक्सेप्टेंस। की रिवोकेशन तो एक्सेप्टेंस से पहले पहुंच गई तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन इज अबाउट कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड ऑन 5 जनवरी, कि 5 जनवरी को ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया। रिवोकेशन कब पहुंची इससे कोई मतलब नहीं है, रिवोकेशन इनइफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। अब जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड ऑन 8 जनवरी। क्यों? क्यों कह रहा है? क्योंकि जो 8 जनवरी थी उसी दिन बी का एक्सेप्टेंस का लेटर ए के पास पहुंचा था। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा 8 जनवरी को। जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड ऑन 7 जनवरी, क्योंकि 7 जनवरी को क्या होता है, जो रिवोकेशन भेजता है 6 जनवरी को 7 जनवरी को होता है। तो ये तो एलिमिनेट हो गया पहले, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इन तीन ऑप्शन में फाइट है। तो अगर आपने सेक्शन 4 पढ़ा हुआ है तो वो कहता है कि भाई ए अगर ऑफर करता है, ए पार्टी अगर दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही है और वो जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्टेंस का ऑफर जैसे ही वो ट्रांसमिशन यानी कि पोस्ट में डालता है, as soon as he posted his letter acceptance contract is formatted। कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। और कॉन्ट्रैक्ट बन गया है किसके अगेंस्ट में, ए के अगेंस्ट में। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा
बन गया 5 जनवरी को। क्यों बना 5 जनवरी को? क्योंकि बी के पास जो लेटर पहुंचा था ए के ऑफर का कि भाई कार खरीदना, कार बेचना चाहता हूँ, जैसे ही उसे लेटर मिला 5 तारीख को, 5 जनवरी को, उसने नेक्स्ट डे अपना लेटर पोस्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 and 5, एज सुन एज वन पार्टी एक्सेप्टर पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है ट्रांसमिशन में गया तो ऑफर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, और कम्युनिकेशन कंप्लीट होते ही कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड ऑन 5 जनवरी अगेंस्ट ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड, एक्स ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया, कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का, फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू रिकवरी ऑफ स्टोलन ज्वेलरी, कि भाई उसकी कोई ज्वेलरी खो गई थी, उसने 50,000 का इनाम अनाउंस कर दिया। जो वाई है वो, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ है, तो अनअवेयर ऑफ द अनाउंसमेंट सप्लाइड इंफॉर्मेशन विच लेड टू रिकवरी, जो अवेयर था वाई, उसने कुछ अनाउंसमेंट के बारे में उसको कुछ नहीं पता था, उसने कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश की एक्स को, और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू उसकी जो ज्वेलरी खो गई थी वो रिकवरी हो गई उसकी। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या करता है, वाई को पता चलता है कि भाई ऐसा कोई रिवॉर्ड क्लेम किया गया, ऐसा कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था, और एज सुन एज ही केम टू नो अबाउट द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट, वो क्लेम करता है। तो अगर भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला का केस किया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन टफ ही नहीं लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे कि वाई कैन रिकवर बिकॉज कंसिडरेशन मूव फ्रॉम हिम, कि जो वाई है जो कि अनअवेयर था वो फिर भी कंसिडर, क्योंकि उसकी तरफ से गया इसलिए वो रिकवर कर सकता है क्लेम को, यानी कि 50,000 को क्लेम कर सकता है अकॉर्डिंग टू ए। बी ऑप्शन इज अबाउट बी कैन रिकवर, सॉरी, वाई कैन रिकवर बिकॉज रिवॉर्ड इज अ जनरल ऑफर, कह रहा है कि वो अवार्ड को अनाउंस किया गया है, और अगर कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो पब्लिक एट लार्ज के लिए है, और पब्लिक एट लार्ज के लिए अनाउंसमेंट है तो इट मीन्स कि वो जनरल ऑफर है, बी कह रहा है। ठीक है, तो ये तो बाद में मैं बताऊंगी सही है कि नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन इज अबाउट वाई कैन नॉट रिकवर बिकॉज नॉलेज ऑफ ऑफर इज असेंशियल, वाई कहता है, वाई क्या करता है कि वाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो नॉलेज है ऑफर की वो बहुत जरूरी है, कि जब उसने अनाउंस किया था उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई रिवॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई रिवॉर्ड है तो क्या होगी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। अब डी ऑप्शन इज हमारा डी ऑप्शन कहता है वाई कैन रिकवर अंडर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, 68 से 72 में दिए गए हैं, कि जहां पे फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफर की नहीं होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे बन जाते हैं कि हमारा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आपने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस किया हुआ है तो आपको पता चलेगा कि भाई जिस टाइम पे अवार्ड अनाउंस किया गया है उस टाइम पे जो दूसरा पर्सन है जो क्लेम करना चाह रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा कोई अवार्ड किया गया है, और जैसे ही उसको नॉलेज होगी तभी वो क्लेम कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वाई कैन नॉट रिकवर, वो रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि जब अवार्ड अनाउंस किया गया था तब उसको नॉलेज ही नहीं थी, उसने तो आउट ऑफ मोरालिटी ये किया कि भाई उसने कुछ फर्निश की इंफॉर्मेशन और उससे ज्वेलरी रिकवरी हो गई। तो जो मोरालिटी के बेस पे ड्यूटी की जाए तो लीगल ड्यूटी इन्फोर्स नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड विल बी द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है P induced Q to enter into a contract by making a statement which he honestly believed to be true but which was in fact false। ठीक है, तो ये कह रहा है कि P क्यू को इंड्यूस करता है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और एक स्टेटमेंट बनाता है। वो स्टेटमेंट क्या होता है कि वो ऑनेस्टली बिलीव करता है कि भाई ये स्टेटमेंट ठीक है, मतलब किसी फैक्ट की सजेशन देता है वो उसको, और उस फैक्ट को इंड्यूस करके पी क्यू को एंटर कर लेता है एक कॉन्ट्रैक्ट में, और वो खुद भी ये मानता है कि भाई ट्रू है, जो एक्चुअल में फॉल्स होता है, वो स्टेटमेंट एक्चुअल में फॉल्स होता है। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वॉइडेबल फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन और इलीगल होगा। ठीक है, अब ये हरियाणा एडीए में भी ये क्वेश्चन आया था कि बिल्कुल मिलता जुलता सेम ही क्वेश्चन था। अब कह रहा है कि पी ने इंड्यूस किया क्यू को
और किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में और ऐसे फैक्ट के सजेशन के साथ जिस फैक्ट का वो मानता है कि सच है और वो फैक्ट एक्चुअल में झूठ होता है, तो फ्रॉड एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे फ्रॉड तब होगा जब जो पर्सन इंड्यूस कर रहा है दूसरे पर्सन को, और दूसरे पर्सन को इंड्यूस करने में वो किसी फैक्ट के बारे में ये सोचता है कि ये फैक्ट झूठा है और उसको दूसरे को सजेस्ट करा रहा है कि ये फैक्ट सच है, तो वहां पे फ्रॉड होगा। यानी कि एक्टिव कंसीलमेंट या फिर सजेशन किसी फैक्ट के बारे में जो वो खुद भी मानता है कि झूठ है और दूसरे को वो सच करके इंड्यूस कर रहा है, तो फ्रॉड होता है। लेकिन यहाँ पे वो खुद मान रहा है, खुद वो ऑनेस्टली बिलीव करता है कि ये ट्रू है, तो यहाँ पे फ्रॉड क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, वॉइड क्यों एलिमिनेट हो जाएगा कि जहां पे फ्री कंसेंट की बात आ जाती है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता ही नहीं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। अब फ्री कंसेंट में क्या क्या होता है, सेक्शन 13 से लेके 22 तक फ्री कंसेंट के बारे में है। ठीक है, जैसे कि 14 में फ्री कंसेंट कब कंसीडर की जाती है, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 14 में बताया है कि जब कोई कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ना हो और कॉर्जन के थ्रू ना हो, तो वो फ्री कंसेंट की कंसीडर की जाती है। और 20 से 22 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में चीजें हैं। ठीक है, तो फ्रॉड तब होगा कि जब वो खुद सजेस्ट कराएगा और खुद वो मान रहा है कि मैं गलत चीज को सजेस्ट करा रहा हूं, तो फ्रॉड एलिमिनेट हो गया और वॉइडनेस एलिमिनेट हो गई। तो दो जो हमारे ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए। सी ऑप्शन कह रहा है कि वॉइडेबल फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन पे वॉइडेबल होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन ही आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि जो पर्सन दूसरे को इंड्यूस करा रहा है वो खुद भी तो गलती पे है, वो खुद भी तो उसको सच मान रहा है जबकि वो फैक्ट एक्चुअल में फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 18 सेक्शन के हिसाब से वॉइडेबल फॉर द मिस रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रॉड ना होकर यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। सेक्शन 18 को आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 17 हमारा फ्रॉड के बारे में है, 15 हमारा कॉर्जन के बारे में है, 16 हमारा यूआई अंडू इन्फ्लुएंस के बारे में, 18 हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब जो मैंने अभी आपको समझा दिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है A minor falsely represented himself as major and borrowed 5 lakh rupees from B. B filed suit seeking repayment. A minor है और वो अपने आप को फॉल्स तरीके से मेजर दिखाता है और कुछ पैसे उधार ले लेता है, कुछ पैसे मतलब 5 लाख रुपए उधार ले लेता है बी से। फिर जब बी को पता चलता है वो सूट फाइल करता है कि भाई मुझे रीपे कराओ, ठीक है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। एक बार हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माइनर लायबल बिकॉज ऑफ फ्रॉड। माइनर को फ्रॉड के लिए लायबल बनाया गया है क्योंकि माइनर ने अपना फैक्ट छुपाया कि वो माइनर है और अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ मेजर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि माइनर लायबल होगा क्योंकि उसने फ्रॉड कमिट किया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल का है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। वॉइडनेस वॉइडेबल की जो मैंने अभी आपकी ग्राउंड थी वो बता दी, फ्री कंसेंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ना कॉर्जन हो रहा है, ना पे यूआई हो रहा है, ना यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। सी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ एन इशू। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से सिंस द इंसेप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एंड लोन जनरली इरिकवरेबल, कि उसको रिकवर ही नहीं कर सकता भी। अब डी कह रहा है माइनर लायबल अंडर एस्टोपल। एस्टोपल हम बाद में डिस्कस करेंगे एस्टोपल क्या होता है। एस्टोपल बेसिकली होता है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बाय वर्ड्स रिटन चीजें के थ्रू ये सजेस्ट करता है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो बाद में उसको अपने चीजों से अपने वर्ड से विड्रॉ नहीं कर सकता, वो एस्टोपल लग जाता है उस पर। एस्टोपल को और डिटेल में हम किसी भी दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि माइनर एस्टोपल के अंडर लायबल होगा, तो इसलिए वो रिकवर कर सकता है बी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगर आपने मोहारी बीबी वर्सेस धर्मदास का केस पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। देखो, माइनर किसी भी कंडीशन में लायबल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विल बी ऑलवेज वॉइड ऑफ एन इशू। माइनर को हम किसी भी कंडीशन में लायबल नहीं बना सकते। हाँ, हम माइनर को लायबल बना सकते हैं 68 में, लेकिन पर्सनली नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। 68 क्योंकि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। 68 कहता है ना कि अगर हम माइनर को या किसी ऐसे पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसेबल है, एलिजिबल ही नहीं है, अगर हम उसको कुछ
नेसेसिटी सप्लाई करते हैं, फूड, शेल्टर, एजुकेशन वगैरह, तो हम उसे पर्सनली लायबल नहीं बना सकते, हम उसकी प्रॉपर्टी से वो चीज़ रिकवर कर सकते हैं, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। लेकिन ये यहाँ पे माइनर की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए मेजोरिटी होनी चाहिए, इनकी 18+ होना चाहिए। तो दोनों पार्टी अगर 18+ है तब भी उनको कॉम्पिटेंट पार्टी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे एक पार्टी कॉम्पिटेंट है ही नहीं, तो माइनर को हम लायबल बना ही नहीं सकते। और केस को मैं रेफर करूंगी मोहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस, जो कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो कंसीडर करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है सिंस द इंसेप्शन, सिंस द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, कोई भी लायबिलिटी इन्वोक नहीं होगी माइनर के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब बी अब कुछ नहीं कर सकता, 5 लाख उसके गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए प्रोमिस्ड बी that if B refrained from filing a legal suit for 6 months, A would pay rupees 2 lakh, B complied, subsequently A refused payment। क्वेश्चन है कि A प्रॉमिस करता है B को कि अगर तुम मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं करते 6 मंथ के लिए तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए पे करूंगा। और बी भाई इसको कंप्लाई भी कर देता है, बी 6 महीने तक कोई सूट ही फाइल नहीं करता, बाद में ए रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैंने पैसे नहीं देने। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है हमारा अग्रीमेंट, ए ऑप्शन है अग्रीमेंट लेक्स कंसिडरेशन, की अग्रीमेंट जो हुआ है दोनों में कि भाई मैं लीगल सूट फाइल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ये कंसिडरेशन ही नहीं है, ये कंसिडरेशन लैग कर है, इसलिए अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। बी ऑप्शन है कि फॉरबियरेंस टू सू इज गुड कंसिडरेशन, कि जो किसी को रोकना भी है गुड कंसिडरेशन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। सी ऑप्शन इज अबाउट अग्रीमेंट वॉइड अंडर सेक्शन 25, अग्रीमेंट वॉइड है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। लेकिन सेक्शन 25 अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन की ग्राउंड्स दी गई है, कि सेक्शन 25 में 3 ग्राउंड्स बताई है जहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी है दोनों पार्टीज के अंदर तो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। लेकिन 3 कंडीशन क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, पास्ट वॉलेंटरी सर्विस रेंडर्ड होनी चाहिए, थर्ड है टाइम बार डेट होना चाहिए, लेकिन राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है जो 25 में, तो 25 भी एलिमिनेट हो गया। अब डी ऑप्शन कह रहा है कि अग्रीमेंट इलीगल हो जाएगा, कि अगर किसी को रोक रहे हो आप तो अग्रीमेंट इलीगल हो जाएगा, जैसे कि हमारा सेक्शन 28 बताता है कि भाई लीगल रेमेडी को इन्फोर्स करने से आप किसी को नहीं रोक सकते, अगर आप रोक रहे हो दैट विल बी द इलीगल एग्रीमेंट। तो क्या होगा, अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा थॉरली थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ए प्रोमिस्ड बी दैट बी रिफ्रेन फ्रॉम फाइलिंग अ लीगल सूट फॉर 6 मंथ, ठीक है, तो 6 मंथ के लिए वो उसको मतलब सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए उसको रोक रहा है। तो अगर आपने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में होता है ना एक्ट और ओमिशन की, फ्रॉम मतलब अगर किसी को एक्ट करने के लिए आप बोल रहे हो या किसी को कुछ करने से रोकने के लिए ओमिशन या फिर एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और एक्ट फॉर डूइंग समथिंग, तो दोनों ही कंडीशन को कंसिडरेशन माना गया है। और कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, तीनों कंसिडरेशन 2D में इसकी डेफिनेशन है। तो अगर आपने डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कुछ ना करना भी एक गुड कंसिडरेशन हो सकता है। अगर वो उसको परमानेंटली या पूरी तरीके से उसको ब्लॉक करता है कि भाई तुम मेरे अगेंस्ट में लीगल रेमेडी को इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन इन्वोक हो जाता, सेक्शन 28 इन्वोक हो जाता। सेक्शन 28 क्या कहता है कि भाई अगर कोई पर्सन किसी की लीगल रेमेडी को या उसको कोर्ट जाने से रोक रहा है कि भाई तुम मेरे अगेंस्ट में केस नहीं करोगे तो ये इलीगल होता है। लेकिन वो उसको लीगल रेमेडी को इन्फोर्स करने से नहीं रोक रहा, वो सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए उसको रोक रहा है कि भाई 6 महीने के लिए रुक जाओ, 6 महीने मेरे अगेंस्ट में तुम कुछ ना करो, फिर मैं तुमको क्या करूंगा, तुमको मैं 2 लाख रुपए दूंगा, ये वो उसको बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, फोरबियरेंस टू सू इज गुड कंसिडरेशन। ठीक है, किसी को सू करने से रोकना, फोरबियरेंस मतलब टू रेसिस्ट, टू स्टॉप, टू चेक, कि सू करने से रोकना गुड कंसिडरेशन होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, मतलब पार्शियली उसको रोक रहा है। ठीक है, अगर परमानेंट होता तो इसको हम क्या कहते,
इलीगल कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब द लॉ ट्रीट्स इट एज वैल्यूएबल कंसिडरेशन, लॉ इसको वैल्यूएबल कंसिडरेशन कंसीडर कर रहा है, इसलिए इन्होंने कहा है कि फॉरबिडेंस टू सू इज अ गुड कंसिडरेशन। अगर होता है कि गिविंग अप अ लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, अगर उसको गिव अप करने के लिए बोलता है कि लीगल राइट को गिव अप करो, तो यहाँ पे डी हो जाता, लेकिन यहाँ पे अभी सी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A agrees with B, we shall never carry on the business of teaching law anywhere in India। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया ना 28, कि 28 में हम किसी को कुछ ट्रेड करने से अगर रोकते हैं तो क्या होता है, वॉइड होता है। तो वही आंसर है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। फिर भी इसको देख लेते हैं, ये रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन है बेसिकली। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्या करता है, एग्री करता है बी के साथ कि बी शैल नेवर कैरी ऑन बिजनेस ऑफ टीचिंग, वो कहीं पे भी इंडिया में, एनीवेयर इन इंडिया, पूरी परमानेंटली ब्लॉक कर दिया उसको कि कहीं भी इंडिया में लॉ नहीं पढ़ाएगा। तो एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड बिकॉज वॉलंटरी एंटर्ड, क्योंकि वो वॉलंटरी एंटर किया है तो ये वैलिड माना है, ये ऑप्शन कह रहा है। वी ऑप्शन इज अबाउट की वॉइड अंडर सेक्शन 27, तो यही आंसर है, ज्यादा कोई हम ऑप्शन देखेंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है कि 27, जो कि अगर किसी को कुछ ट्रेड करने से रोक रहा है, ठीक है। तो ट्रेड करने से अगर कोई रोक रहा है हमें, तो ये क्या होगा, वॉइड होगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, ऐसा कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी अंडर अ मिस्टेक दैट अ स्पेसिफिक कार्गो शिप कैरिंग गुड एग्जिस्ट अननोन टू बोथ पार्टी, द शिप हैड ऑलरेडी संक। ये किस सेक्शन पे बेस्ड है, ये सेक्शन 20 पे बेस्ड है। एक बार हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द अग्रीमेंट इज वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड अंडर सेक्शन 20 एंड इलीगल। देखो, ए एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ एंटर कर रहा है, मिस्टेक है, दोनों के ही बिहाफ पे मिस्टेक हुआ है कि भाई एक शिप के बारे में, पर्टिकुलर कोई कार्गो का शिप है उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो शिप पहले ही डूब गया है। तो जो मैटर ऑफ फैक्ट, सब्जेक्ट मैटर है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और सब्जेक्ट मैटर यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है सेक्शन 20 को आप रेफर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, पढ़ना अच्छे से, सेक्शन 20 को रेफर करती हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखना है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट 20 और 21 में ऑलवेज अ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए 20 और 21 बहुत अच्छे से देख लेना, आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक्स थ्रेटन्स टू कमिट सुसाइड अनलेस वाई ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिम। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको फ्री कंसेंट के बारे में बताया था। कोई फ्री कंसेंट कब होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉर्जन के थ्रू ना हो, अनडू इन्फ्लुएंस के थ्रू ना हो, फ्रॉड के थ्रू ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ना हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू ना हो। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को डिटेल में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। द ट्रांसफर इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल ड्यू टू कॉर्जन और इलीगल। ठीक है, तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 15 इन्वोक होता है हमारा कि हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं। कॉर्जन का मतलब है किसी ऐसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी ऐसी चीज के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करना जो कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय न्याय संहिता प्रोहिबिट करती है कंप्लीटली। ऐसी चीज को यूज करके किसी को थ्रेट कर रहे हो आप, कमिट सुसाइड, कि मैं सुसाइड कर लूंगा ये नहीं किया तो। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डॉक्टर कन्विंस हिज एल्डरली पेशेंट टू ट्रांसफर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी एट अ ग्रॉस अंडर वैल्यू। ठीक है, डॉक्टर कन्विंस करता है अपने पेशेंट को, एल्डरली पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या करता है, कन्विंस कर लेता है कि भाई अपनी कोई ट्रांसफर प्रॉपर्टी मुझे दे दो, और बहुत ही कम, जैसे कि कोई 10 लाख की चीज 1 लाख में दे दी, बहुत ही कम वैल्यू में, अंडर वैल्यू में उसको ट्रांसफर करने के लिए कन्विंस कर लेता है। वर्डन ऑफ प्रूविंग एब्सेंस ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे वर्डन ऑफ प्रूफ मांग रहा है वो कि किस पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वर्डेबल होगा, लीगल इलीगल होगा, ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि वर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, कौन प्रूफ करेगा इस चीज को। ठीक है, तो पेशेंट करेगा, डॉक्टर करेगा, गवर्नमेंट क्यों ही करेगी, क्या फालतू का ऑप्शन डाल दिया मैंने भी, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या कोर्ट करेगी। ठीक है, तो दो तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं भैया, सी और डी। अब हमारी फाइट है इन दो ऑप्शन में।
दो ऑप्शन में क्यों फाइट है कि दोनों के बीच में हो रहा है, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो दोनों ही बर्डन ऑफ प्रूफ तो दोनों पे ही जाता है। कौन करेगा, तो कौन करेगा, जो अथॉरिटी में है पर्सन। फिर जो रिलेशन बना है यहाँ पे डॉक्टर और उसके पेशेंट में, एक फिड्यूशरी रिलेशन है, तो मतलब ट्रस्ट का रिलेशन है, ठीक है। और अथॉरिटी में कौन है, डॉक्टर, ठीक है। और जो पर्सन अथॉरिटी में होता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे जाता है। जैसे वाइकेरियस लायबिलिटी में हम देखते हैं ना कि कौन बियर करता है लॉस को, तो जो सुपीरियर क्वालिटी में, सुपीरियर अथॉरिटी में होता है, लेट द सुपीरियर बी लाइबल, ठीक है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर जो है। इसी तरीके से पेशेंट ने कन्विंस किया है, तो पेशेंट को कन्विंस किया गया है डॉक्टर के थ्रू, और डॉक्टर ने उसको कन्विंस किया कि अंडर वैल्यू, ग्रॉस अंडर वैल्यू में कुछ चीज बेचने के लिए, कुछ चीज सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे कौन होगा, डॉक्टर ही लायबल होगा कि भाई तुमने क्यों किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई अंडू इन्फ्लुएंस नहीं था, अंडू इन्फ्लुएंस तो है ही है, लेकिन नहीं है अगर कोर्ट में केस चला गया और अगर कोर्ट में ये चीज चल रही कि अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो डॉक्टर पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, डॉक्टर प्रूव करेगा कि भाई मैंने यूआई इंप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर लायबल होगा और डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा कि यूआई नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। A contract to sell goods B. Before delivery, goods are destroyed without fault of either party. ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है चीजें बेचने के लिए बी के, और डिलीवरी से पहले ही जो चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, किसी की भी फॉल्ट नहीं है भैया, इधर पार्टी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी की भी फॉल्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड फॉर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी की ग्राउंड पे वो वॉइड हो जाएगा, या फिर वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल क्यों होगा, दोनों ही पार्टी का फॉल्ट नहीं है। सी या तो इलीगल होगा, इलीगल भी नहीं होगा, इन्फोर्सिबल होगा। ए और डी में फाइट है, अब बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब किसी ऐसी चीज पे इम्पॉसिबिलिटी होगी, दोनों का ही होल्ड नहीं है उस इंसिडेंट पे, वो जो चीज डिस्ट्रॉय हुई है दोनों की ही गलती नहीं है। जब दोनों की ही गलती नहीं है, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन्वोक हो गई, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर था, जो शिप वाला हमने पढ़ा कि शिप जो डूब गया था, सेम वही थोड़ी थोड़ी कंडीशंस है, तो यहाँ पे वॉइड तो हो जाएगा। वॉइड किस पे होगा, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी होगी जैसे कि वॉर आउटब्रेक हो गया, कोरोना में जैसे कि क्वारंटीन हो गए थे कुछ पर्सन, वो नहीं कर पाई, इस तरीके से, मतलब जैसे कि लॉकडाउन लग गया तब कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता, कि कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी के ग्राउंड पे कोई डिफेंस नहीं ले सकता। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं आज के इस सीरीज में। मैं 10 क्वेश्चन ही करूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस हैं कॉन्ट्रैक्टेड के, वो सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।